ऑडियो क्लियर है? स्क्रीन विजिबल हुआ? आप ओके। सो बैकअप एंड रिस्टोर लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम लोग लाइक एनआईसी टीमिंग के पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो एनआईसी टीमिंग का जो कॉन्सेप्ट हमारे सर्वर में है, इसका एक आर्टिकल मैं आपको शेयर करता हूँ एज अ पीडीएफ। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, एज अ पीडीएफ इसको इस्तेमाल कर लेंगे ये आर्टिकल को अगर नोट्स के लिए। रेस्ट मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है कैसे है। माइक्रोसॉफ्ट का कुछ यहाँ पर बिल्ड चल रहा है, इसके रजिस्टर करके आप इसकी डिटेल्स देख सकते हो क्या है कैसे है। कुछ माइक्रोसॉफ्ट लाइफ साइकिल यहाँ पर है, रेगुलर कंटेंट अपडेट को ना लेकर कुछ ऐसा है। सो रेस्ट व्हाट इज एनआईसी टीमिंग? एनआईसी टीमिंग क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस की टीमिंग हम क्यों करते हैं, इसके बारे में ओवरऑल हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल। So anyone have any idea that what is NIC teaming and how to use NIC teaming in any server operating system or any network operating system? Any idea? कभी किसी ने ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई किया? नहीं? ऑडियो जा रही है ना? हाँ सर, ऑडियो आ रही है। ओके। सो एनआईसी टीमिंग के बारे में पूछ रहा है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या इसकी इसका पर्टिकुलर ऑप्शन क्या है या कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड टीमिंग और एनआईसी टीमिंग, इसको क्या बोलते हैं इन शॉर्ट? एनआईसी टीमिंग ऑल्सो नोन एज लोड बैलेंसिंग एंड फेल ओवर, राइट? इसको दो और वर्ड से अनाउंस कर सकते हो, वन इज लोड बैलेंसिंग, अनदर वन इज फेल ओवर। लोड बैलेंसिंग मीन्स फॉर अ सिंगल टास्क, एक टास्क को करने के लिए दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगाए गए हों, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोगों ने एक सर्वर बनाया और सर्वर मैंने बनाया mylab.com, और mylab.com पर मैंने एक वेब सर्विस रन किया और मैं अपनी वेबसाइट को बाहर एक्सेस करा रहा हूँ बाई क्लाइंट्स। और क्लाइंट्स अगर सिंगल एक इंटरनेट कनेक्शन पर हमारे सर्वर को एक्सेस करेंगे और इन केस अगर हमारा आईएसपी सर्विस डाउन करता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो मे भी पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। और सेम इसी चीज के लिए हम लोग एक और सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प ले लें और फिर हम लोग क्लाइंट को सर्विस दें और क्लाइंट को एक सिंगल आईपी से मीन सिंगल आईपी कॉन्फ़िगर करें, एक एनआईसी टीमिंग का इस्तेमाल करके, वर्चुअल टीमिंग का करके, और दोनों इंटरफेस एट अ टाइम एक्टिव रहें। इन केस अगर हमारा एक आईएसपी डाउन भी हो जाता है सो अनदर आईएसपी विल वर्क, ओके? सो देर इज नो प्रॉब्लम टू एक्सेस योर वेबसाइट, ओके, फॉर क्लाइंट एंड ऑल। तो किसी को भी क्लाइंट या किसी को भी एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्लाइंट कैन एक्सेस इजली योर वेबसाइट विद डिफरेंट डिफरेंट विद टू और मोर बैंडविड्थ, ओके? तो दो या दो से ज्यादा बैंडविड्थ या कनेक्शंस का इस्तेमाल करके क्लाइंट एक्सेस कर पाएंगे। फेल ओवर मीन्स अगर एक फेल होगा तो दूसरा एक्टिव रहेगा, दोनों एक साथ लोड को बैलेंस कर रहे होंगे, कुछ ट्रैफिक इधर कुछ इधर, ये सारी चीजें मेंटेन होती है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ एनआईसी टीमिंग। सो एनआईसी टीमिंग अलाउ मल्टीपल नेटवर्क एडॉप्टर्स। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल एनआईसी कार्ड को हम लोग क्या करते हैं, एक टीम में या एक ग्रुप में कंबाइन कर देते हैं। सो व्हाट अबाउट बेनिफिट और पर्पस क्या होता है इसका? अभी पर्पस आपने ऊपर भी देखा, बट यू कैन कंट्रोल और मैनेज बैंडविड्थ। मीन्स इफ यू वांट टू अलाउ हाई बैंडविड्थ, so you can
अप्लाई एनआईसी टीमिंग फॉर योर सर्वर, है ना। तो आप इसमें एक बैंडविड्थ एग्रीगेशन का काम कर सकते हो। इट इज बेस्ड टू हैंडल द ट्रैफिक फॉर स्पेसिफिक सर्वर फॉर स्पेसिफिक सर्विस and traffic failover to prevent connectivity loss in the event of a network component failure। तो इन केस अगर हमारा नेटवर्क कंपोनेंट कोई भी एनआईसी कार्ड कोई भी डिवाइस फेल होता है पर्टिकुलर स्पेसिफिक कनेक्शन को लेकर, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, अनदर कनेक्शन विल वर्क। तो ये हमें बेनिफिट देखने को मिल जाता है। सो लेट्स सी कैसे हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं इंडिपेंडेंट हार्डवेयर वर्चुअल। यहाँ पर हमारा क्या, सॉरी वेंडर्स, यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग एनआईसी टीमिंग में जब ग्रुप क्रिएट करते हैं तो हमारे प्रोसेस में होता क्या है, एनआईसी टीमिंग में होता क्या, लेट मी एक्सप्लेन। जैसे आपके पास एक सर्वर है और आपने इसमें दो एनआईसी लगा दिया, एनआईसी 1 और एक और आपने एनआईसी ऐड किया एनआईसी 2। इस पर आपने ए कनेक्शन या आईएसपी 1 का कनेक्शन दिया, इस पर आपने आईएसपी 2 का कनेक्शन दिया। तो 110% दोनों का एड्रेस जो होगा आईपी डिफरेंट होगा। एक का में भी हो सकता है 10.0.0.10 समथिंग कुछ ऐसे, एक का अनदर मीन्स कोई एड्रेस हो सकता है ना, क्योंकि दोनों का सेम नेटवर्क तो होगा नहीं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से या इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पर लाइक मैं एक एड्रेस ले लूँ 10.0.0 फॉर एग्जांपल के लिए, अभी जस्ट लोकल एरिया में है तो 20 ले लेते हैं। आप डिफरेंट क्लास कर सकते हो क्योंकि जब आप आईएसपी के साथ होगे तो डेफिनेटली वहां पर पब्लिक आईपी कम्युनिकेशन हो रहा होगा, ये सारी चीजें। बट समझ लो कि हमारे एनआईसी कार्ड का एक एड्रेस ये है, एक एड्रेस ये है, और मैंने क्या कर रखा है, इन दोनों को एक टीम 1 या ग्रुप 1 के अंदर ऐड कर रखा है। और ग्रुप 1 का एक एड्रेस मैंने दे रखा है 192.168.0.2। जितने भी क्लाइंट होंगे, जितने भी नंबर ऑफ क्लाइंट होंगे, वो सभी ट्रैफिक कहाँ पर सेंड करेंगे, इस वर्चुअल एड्रेस पर। दिस इज द वर्चुअल कार्ड और वर्चुअल एड्रेस, राइट। दिस इज द वर्चुअल एड्रेस। जितने भी ट्रैफिक आएंगे वो इस पर आएंगे, और ये ट्रैफिक रिडायरेक्ट होगा इधर से भी और इधर से भी। अगर इन केस एक फेल भी हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लाइंट कैन एक्सेस डेटा फ्रॉम दिस आईपी। ये आईपी फेल हुआ, ये कनेक्शन फेल हुआ, बट ये वाला तो वर्क कर रहा है ना। तो टीमिंग से ये बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा मैं कोई वेब सर्विस रन कर लेता हूँ अपने सर्वर पर। सॉरी, देन इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ओके, तो इधर हमारे पास सर्वर लाइव हो गया, और राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर। शायद दो एनआईसी कार्ड हमारे सर्वर पर होगा, एनआईसी में आकर चेक कर लेते हैं। एक हमारे पास एनआईसी 1 है, एक एनआईसी 2 है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ एनआईसी 1, और एक हमारे पास और है तो मैं इसको कर देता हूँ एनआईसी 2। क्लियर है सभी को? तो जब ही एनआईसी 2 हमारे पास आ गया, इसका आईपी एड्रेस मैं देख लेता हूँ तो 192 हमारे राउटर से मिल रहा है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, और 50.0.0.110 कर देते हैं। गेटवे 50.0.0.1 कर देते हैं, और 50.0.0.50 कर देते हैं, है ना। आप कोई भी एक आईपी ले लेंगे इसके लिए, जैसा भी आपको कॉन्फ़िगर करना होगा, या जस्ट डन हो गया और अप्लाई करके ओके कर दिया, ओके कर दिया, एंड देन क्लोज कर दिया। अभी अगर हम लोग किसी भी क्लाइंट को एक्सेस करते हैं या किसी भी स्पेसिफिक क्लाइंट को कोई भी सर्विस का एक्सेस देते हैं, जैसे ये एडम है, और ncpa.cpl से मैं इसका एडॉप्टर प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ। अभी के लिए अगर मैं दिखाऊं तो इसका जो कनेक्शन है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को?
500150 पर है और ये है। तो अगर मुझे अपने सर्वर को एक्सेस करना है तो क्या करना होगा? अगर मैं अपने सर्वर को इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर लेता हूँ या फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ, और अपने विंडोज सर्वर पर एक सर्विस रन करता हूँ इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस में, वेब सर्वर की। और आई थिंक इधर हमारा वेब सर्वर एक्टिव है। यस, वेब सर्विस यहाँ पर, वेब सर्वर वगैरह जो एफटीपी वगैरह हम लोगों ने किया था वो इंस्टॉल है। तो अगर इंस्टॉल है तो हम लोग यहाँ पर अगर एक्सेस करेंगे अपने लोकल आईपी को तो ऑफकोर्स एक्सेस होगा। और डिफ़ॉल्ट इंटरनेट पेज ओपन होना चाहिए जो हमारे सर्वर पर होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए। तो मेरा जो आईपी एड्रेस है 50.0.050 है। एड्रेस को एंड किया और ये देख सकते हो आपके सामने आपके डिफ़ॉल्ट पेज का एक्सेस हो गया। अगर मैं यहाँ पर लोकल होस्ट एक्सेस करूंगा तब भी हमारे पास यही ओपन होगा, 127.0.0.1 लोकल होस्ट की आईपी यही एक्सेस होगा। ठीक है, तो एक वेब पेज हमारा इधर एक्सेस हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ से अपने वेब पेज को या अपने सर्वर को अपडेट करता हूँ तो इस पर दो आईपी एड्रेस यहाँ पर दिखेगा। और एक आईपी एड्रेस IPv6 का भी यहाँ पर एक्टिवेशन दिखा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अपडेट कर लेता हूँ। IPv6 की ज़रूरत नहीं है, रिमूव कर दिया। वंस अगेन अपडेट कर लेते हैं। एक है 50.0.0.50 और 50.0.0.1. तो ये बताओ, अगर मुझे वेब सर्वर एक्सेस करना है क्लाइंट के साथ तो मैं क्लाइंट पर क्या आईपी एड्रेस करूंगा? 50.0.0.50 तब तो वेब सर्वर एक्सेस होगा। ओके। और अगर मैं 50.0.0 और मैं इधर एक्सेस कर लूँ लाइक 110, या तो तब एक्सेस होगा। इन केस अगर ये वाला सर्विस डाउन हो जाता है, ये वाला इंटरफेस कार्ड डाउन हो जाता है, तो क्या क्लाइंट को क्या पता चलेगा कि कौन सी आईपी चल रही है क्या नहीं चल रही है? वैसे भी जो भी हमारे सर्वर की आईपी होती है प्राइवेट लेवल पर प्राइवेट रखी जाती है। तो मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, एक पब्लिक आईपी इनेबल करता हूँ। अब ध्यान देना कि मैं अपने क्लाइंट पर गया और अपने राउटर से एक आईपी दिला देता हूँ। प्रोसेस समझना। कोई जवाब नहीं दे रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नहीं श्योर। क्या चीज? नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आप फर्स्ट में आईपी दिया। हाँ, मैंने दो एनआईसी कार्ड सर्वर पर लिया, दोनों पर एक अलग अलग आईपी दे दिया, राइट। हाँ सर। और मैं इन दोनों कार्ड को एक ग्रुप में अभी ऐड कर दूंगा, ठीक है। ठीक बट है। अभी अगर अलग अलग आईपी एड्रेस है तो हमारा क्लाइंट किससे एक्सेस करेगा? या तो फर्स्ट एनआईसी से या तो फिर सेकंड एनआईसी कार्ड से। बट क्या हम हाँ। प्राइवेट आईपी डायरेक्टली किसी क्लाइंट को देते हैं? नहीं ना। तो मैं एक काम करूंगा, अपने सर्वर पर एक पब्लिक आईपी अभी एक्टिवेट करता हूँ अपने राउटर से। और हमारे इस क्लाइंट को भी मैं एक आईपी प्रोवाइड करवा देता हूँ, किससे? ऑप्टेन करके। जो भी होगा हमारे राउटर से इसको मिल जाएगा। अब देखो क्या होगा। एक्सेस हो गया। अब इसको जो आईपी मिलेगा आप देखो 192 की रेंज में मिला और लास्ट में 88.130 है। सो कैन वी एक्सेस वेब सर्वर नाउ? ये एक्सेस होगा अभी। तो हुआ ना सर अभी। ये एक्सेस इधर दिखा रहा है। मुझे करना कुछ नहीं है। जो हिस्ट्री या जो सब डेटा है
ये कुकीज या कैश फाइल की वजह से ही एक्सेस हो रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ये हमारा डेटा इनएक्सेसिबल हो जाएगा, क्योंकि हमारे सर्वर के साथ रिप्लाई नहीं है। आप एक नॉर्मल कोई क्लाइंट ले लेना, क्लाइंट को जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। 5000 ये देख सकते हो, उस ब्राउजर पर कुकीज या पाथ बन चुका है, इस वजह से वो एक्सेस कर ले रहा है। बट 500050 क्या यहाँ पर एक्सेस हुआ, या फिर 500150 ये एक्सेस हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसको अगर एक्सेस भी नहीं, इसको मैं क्यों एक्सेस करूं, मैं डायरेक्टली आपको पिंग करके दिखाऊं। तो मुझे सर्वर से अगर पिंग करना है तो क्या मैं पिंग कर सकता हूँ 500050 से? बताओ आप लोग। नहीं ना। ये ऐसा क्यों हुआ? नहीं। अब इसको समझो। हमारे सर्वर पर जो NIC 1 है, इसका एड्रेस क्या था? 50.0.0.50। गॉट इट। जो मैंने NIC 2 अप्लाई किया, इसका एड्रेस क्या है? 50.0.0.110। क्लियर है सभी को? तो जो मैंने क्लाइंट अपने नेटवर्क में ले रखा है, क्लाइंट मशीन को, क्लाइंट का IP मैंने क्या दे रखा? 192.168.88.130 ऐसे। तो क्या ये IP इसके साथ पिंग करेगा? डिफरेंट क्लास है, नहीं करेगा, है ना। तो ना ही इससे पिंग करेगा, ना ही इससे पिंग करेगा। ये समझ लो कि एक ISP या सर्विस प्रोवाइडर से IP है। मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर NIC टीम क्रिएट करूंगा, NIC टीम 1, और यहाँ पर अपने राउटर से एक IP दे दूंगा। ये जो IP होगी, ये हमारे इसी नेटवर्क में होगी, तो ये IP इसके साथ पिंग करेगा, और ये IP दोनों हमारे इस IP के साथ वर्क कर रहे होंगे। हालांकि हम लोग ISP और राउटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो क्लास सेम रखें ताकि कोई कनेक्टिविटी का इशू ना हो। बट स्टिल मैं आपको प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। पहले पब्लिक यानी कि एक DSCP IP जो हमारे राउटर से मिलेगी, देन कस्टम IP एक ले लेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो हमारे सर्वर से कोई भी एक्सेस नहीं हो रहा है 500050 का। इवन देन मैं एक रेंडम IP ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये क्लोज कहाँ से होगा? ये एक और मैं IP ले लेता हूँ यहाँ पर। मुझे इसका ब्राउजर इस्तेमाल ही नहीं करना है, ये बार बार इसको लेकर जा रहा है। मैं एक और IP ले लेता हूँ, लाइक 192.168. लाइक 88.131 ऐसे कर लिया, और मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो भी नहीं होगा। या मैं एक और IP ले लेता हूँ यहाँ पर, 50 और 150.160। किसी भी IP पर आप देखो ये एक्सेस नहीं हो रहा है। तो अब मैं सर्वर पर NIC टीमिंग क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है NIC टीमिंग का, डिसेबल है, इस पर क्लिक करो। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से न्यू टीम पर क्लिक करो, और टीम का नाम दे दो कुछ भी, मैंने T1 दे रखा है। और अभी एक चीज और यहाँ पर आप साथ में देख लो कि अगर मैं अपने सर्वर पर चेक करता हूँ, तो हर NIC कार्ड का अपना खुद का बैंडविड्थ होगा। इसका कितना बैंडविड्थ है? 1 Gbps। और इसका कितना स्पीड है? सॉरी, टोटल स्पीड कितना दिखा रहा है? 1 Gbps। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब अगर ये वन यस जी बी सर। पी एस 1 Gbps है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा अभी। जैसे ये दोनों को मैंने T1 के अंदर रखा और ओके कर दिया, बट यहाँ पर आप कुछ नहीं करो, स्विच इंडिपेंडेंट ही रहने देना है।
और बस यहाँ से डायनेमिक को एड्रेस हैश करना, क्योंकि अब वर्चुअल मशीन पर काम कर रहे हो और बाकी कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो NIC 1 को या NIC 2 को प्राइमरी इंटरफेस बना सकते हो, तो वो एक्टिव होगा। और जैसे ही हमारा प्राइमरी डाउन होगा फिर सेकेंडरी होगा, तो आप फेल ओवर भी बना सकते हो, लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हो। तो मैं अभी करंट में क्या करता हूँ, दोनों अडॉप्टर को एक्टिव करता हूँ और लोड बैलेंसिंग मोड के साथ वर्क करता हूँ। आप थोड़ा सा यहाँ से ओके कर दो, थोड़ी देर वेट करो। एक तो एक्टिव हो गया, एक अभी फेल दिखा दिया, तो हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है जब तक कि ये हमारा क्या हो, एक्टिव ना हो जाए। ये थोड़ी देर में हो जाएगा, अभी आपस में टीम बना लेंगे दोनों। थोड़ा समय लेगा। सर फिर जो कंबाइंड स्पीड होगी इनकी, अगर इनको कंबाइन कर रहे हैं तो? हाँ जी, हाँ जी, 2 Gbps। ओके सर। इसीलिए तो वो उधर था कि बैंडविथ एग्रीगेशन का बेनिफिट मिल जाता है। देखो हो गया एक्टिव। हाँ जी, हाँ जी। तो दोनों एक टीम के अंदर आ गए है ना। T1 के अंदर हमारा NIC 1 और NIC 2 एक्टिव हो गए। अब हमें कुछ नहीं करना है। एज अ नेटवर्क एडमिन आप अगर अपने इन दोनों NIC कार्ड पर चेक करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आया और नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, चेंज अडॉप्टर सेटिंग, इसमें से किसी भी NIC पर अब आकर आप इसकी प्रॉपर्टी में IP वर्जन 4 की प्रॉपर्टी चेंज करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। समझ में आया? क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके का कंबाइन एड्रेस हो गया ये दोनों का। और ये T1 मैंने एक वर्चुअल टीम क्रिएट कर दिया दोनों कार्ड का। इस एड्रेस का या इसको जो IP मिली वो कहाँ से मिला, 88.139 हमारे राउटर से मिला, जो या हमारे सर्विस प्रोवाइडर से मिला, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। इसी रेंज में हमारे क्लाइंट को भी IP मिली हुई है। और मैं अगर यहाँ पर 192.168.88.139 ऐड करता हूँ तो क्या एक्सेस हुआ, हमारा सर्वर एक्सेस हो गया। समझ में आया क्या हुआ? अगर मैं अपने सर्वर की डायरेक्ट IP देकर एक्सेस करूं तो क्या मैं एक्सेस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। ये देखो यहाँ पर हमारा इस IP से, यानी कि इस एड्रेस से एक्सेस हो रहा है, और इसको IP कहाँ से मिली हुई है, हमारे राउटर से। इसको मैंने एक प्राइवेट लोकल IP दे रखा है। ये दोनों कंबाइन होकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस रेंज में राउटर से IP ले रहे हैं। और इसकी स्पीड आप देखोगे तो यहाँ पर कितना मिल रहा है, 2 Gbps। अगर मुझे कस्टम एड्रेस देना है तो मैं यहाँ पर IP वर्जन 4 को सिलेक्ट करके कस्टम एड्रेस दे सकता हूँ। होप कि सबको क्लियर हो गया। इन केस अगर हमारा एक कनेक्शन डाउन हो जाता है, NIC 2 अगर हमारा डिसेबल हो जाता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या आपका जो सर्वर है वो बाहर से स्टिल एक्सेसिबल है, आप देखो, है ना। क्लियर हुआ? डाउन हुआ सर्वर नहीं ना? और इस कंडीशन में हम इस सर्विस को या इस कार्ड को एक्टिवेट कर लेंगे बाद में। अगर इन केस ये डाउन हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक एक्टिव हो गया तो भी हमारा इधर काम कर रहा है, ये एक्सेसिबल होगा, ये डाउन नहीं होगा। तो इन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने सर्वर को 100% अप टाइम और हाई बैंडविड्थ का एग्रीगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं NIC टीमिंग और इसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके। कोई डाउट है तो पूछ सकता है कोई भी। सर हम जब आरडीपी करते हैं, लाइव एक्टिव आरडीपी देते हैं, तो उसमें जैसे फायरवॉल के थ्रू हमें दिया हुआ है। तो हेलो, हेलो, आपका माइक थोड़ा सा सही कर लो आप, हाँ क्या हेलो, कह रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। अभी आ रहा है इससे आवाज? हाँ हाँ। हाँ। तो जैसे मैंने आरडीपी दिया हुआ है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, हम्म। 11 जगह 18 जगह, तो लाइव आईपी के थ्रू जा रहा है। तो ये NIC जो मुझे करना, मेरे पास भी 2 लीज लाइन है।
अगर वो फायरवॉल के थ्रू चल रहा है, उसमें हाँ हाँ एनआईसी का कोई रोल ही नहीं है ना, तो हम उस पे कर सकते हैं कुछ। हाँ, जैसे कि ये हम लोग सर्विस इनेबल कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक पब्लिक आईपी है, ओके, हाँ वो या कोई लीज लाइन है, तो हाँ डेडिकेटेड आईपी होगा। वो हाँ एड्रेस आप अपने जो T1 मैंने क्रिएट किया है ना, वर्चुअल टीम जो बना, इसको आप अप्लाई कर सकते हो। और जब आपने इसको अप्लाई कर दिया तो ये एक्सेसिबल हो जाएगा पब्लिक नेटवर्क में। हाँ। आप इसके थ्रू कर सकते हो, बट यहाँ पर सिक्योरिटी का इशू आएगा, सिक्योरिटी ब्रीच होने ठीक का है, इश्यू चांस आ गया। रहेगा। हाँ तो फायरवॉल वगैरह डिवाइस इसलिए अप्लाई किया गया है कि आपका जो इनसाइड ऑफ एड्रेसेस हैं वो ट्रांसलेट होकर आउटसाइड कम्युनिकेट करें, राइट। हाँ। उनको रूट कराया गया, ट्रांसलेशन होता है, तब पब्लिक नेटवर्क में बात होती है। तो अगर आप एक फ्री पब्लिक नेटवर्क की बात कर रहे हो, तो आपका जो T1 क्रिएट हुआ ना, जो आपके राउटर से आईपी मिली प्राइवेट, वो भी मान लो, और आप एक स्टैटिक आईपी लो अपने सर्विस प्रोवाइडर से, उसको ट्रांसलेट करवा दो अपने प्राइवेट के साथ, गॉट इट, अपनी फायरवॉल का इस्तेमाल करके या फिर अपने राउटर का इस्तेमाल करके, समझ रहे हैं। हाँ और सर। उसके थ्रू जब ट्रांसलेट करोगे तो वो आईपी क्या होगा, वर्ल्ड वाइड पिंग करेगा, कोई भी उसको पिंग कर सकता है। तो अंदर की जो ट्रैफिक जाएगा वो जाएगा आपके जो भी यहाँ पर आईपी असाइन हुआ है प्राइवेट लेवल पर। हाँ और जब वो बाहर जाएगा तो जो आपको एक नेट आईपी मिली हुई है उसके थ्रू बाहर कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि डायरेक्ट फ्री पब्लिक नेटवर्क के साथ हम अपनी प्राइवेट आईपी नहीं शेयर करते हैं, राइट। इसके लिए एक बहुत बेस्ट मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है अभी जल्दी ही। जो लोग चैनल पर होंगे उनको पता होगा या वो देखे होंगे, बट इतना बिजी सभी लोग रहते हो, इतना समय कहाँ मिलेगा किसी को। बट स्टिल मैं इसके बारे में यहाँ पर दिखा दूं कि आप ये वाला सेशन देखो, लाइक सिस्को फायरवॉल या फिर फायरवॉल का नेट कैसे काम करता है। हम्म, ओके, कनेक्शन टेबल के थ्रू या फिर नेट के थ्रू, ये हर तरीके से स्टैटिक रूट के थ्रू एंट्री वगैरह करके ये कैसे काम करता है, अपनी प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट कैसे ट्रांसलेशन होता है, विदाउट ट्रांसलेशन मीन्स डायरेक्टली आपकी प्राइवेट आईपी पब्लिक जाएगा तो कैसे रिस्पॉन्स करेगा, वो सब यहाँ पर आपको दिखाया गया है, बताया गया है। आप 10-15 मिनट देखेंगे तो इसका भी कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हो, बट ऑलरेडी आप फायरवॉल पर वर्क कर रहे हो तो पता ही होगा, और इस कॉन्सेप्ट से आप समझ गए होंगे, है ना, कि हम कैसे इम्प्लीमेंट ठीक है। कर सकते हैं। सो दीज आर द मेथड, आप इसको अप्लाई कर सकते हो और अपने एनआईसी टीमिंग के थ्रू ऐसा कॉन्सेप्ट इनेबल कर सकते हो। ये समझ लो कि इस तरीके से काम कर रहा है कि आपका एक सर्वर है और यहाँ पर दो कार्ड आपने लगाया, एक कार्ड को ए कनेक्शन दे दिया, एक कार्ड को बी कनेक्शन दिया, और ये दोनों को आपने एक ग्रुप में ऐड कर दिया। लोग बाहर से जो पिंग कर रहे हैं वो इसको पिंग कर रहे हैं। अब आपका जैसे भी आप अपनी ट्रांसलेशन सर्विस इस्तेमाल करते हो, वीपीएन सर्विस इस्तेमाल करते हो या फिर फायरवॉल इस्तेमाल करते हो, वो सब कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, इस ग्रुप पर, समझ में आया। हेलो। ये सो और फिर बाहर के लोग जो भी ट्रैफिक कंज्यूम करेंगे वो इसी एड्रेस के साथ करेंगे, और ये तो इसके साथ कनेक्ट है, ये इस बेस पर काम करता है। और किसी को कोई क्वेरी। इसीलिए थोड़ा सा नेटवर्किंग देखो, नेटवर्किंग का टर्म्स जहां पर आएगा आप लोग थोड़ा सा अ, मतलब लैक ऑफ नॉलेज लगेगा, राइट। क्योंकि नेटवर्किंग बैकएंड में जो काम कर रहा है, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नेटवर्किंग इसीलिए कहा जाता है, नेटवर्किंग जरूर अच्छे से प्रिपेयर करो, लाइक CCNA जैसे कोर्सेस, और ये सब जितना बढ़िया से होगा, राउटिंग स्विचिंग ये सब अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पर, है ना। तो ये है, आगे चलें। अभी हम लोग आईपी सर्विसेज में अगला पॉइंट पढ़ते हैं, और मिलता जुलता है हमारे अभी आज इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से। बट मैं यहाँ पर जो ये कार्ड है, ये एड्रेस या ये एनआईसी टीमिंग, ये डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, ये जो टीम मैंने बना रखा है इसको मैंने डिलीट कर दिया।
और डिलीट करने के बाद आप देखो ये दोनों एक्टिव हो गए, और अब यहाँ से आप एक्सेस करोगे ना, जो भी अभी तक एक्सेस कर रहे थे तो एक्सेस नहीं होगा, ये ध्यान दें। रेस्ट हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और एक सर्विस इनेबल करते हैं, लाइक अबाउट फाइनल चैप्टर एंड ऑल। तो राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस या रिमोट एक्सेस सर्विस, और रिमोट एक्सेस सर्विस में हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करेगा, मैं इसके लिए सबसे पहले अपने सिस्टम पर एनआईसी टीम को डिसेबल कर देता हूँ। हो गया इधर डिसेबल, और एक एनआईसी कार्ड को मुझे जरूरत नहीं है, इसको भी डिसेबल कर दो। एक ही एनआईसी एक ही आईपी से काम करने देते हैं। 50,050 हमारा प्राइमरी एड्रेस। रिमोट एक्सेस सर्विस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी हमारा लाइक आईपी सर्विस है वो कैसे फंक्शन करता है। सो एनआईसी टीमिंग भी आईपी सर्विस का ही पार्ट है। रिमोट एक्सेस, रिमोट एक्सेस मीन्स होता क्या, लाइक वीपीएन टाइप का कनेक्शन हो गया, नेट टाइप का कनेक्शन हो गया। ओके, सो दीज आर द आर राउटिंग हो गया, दीज आर द रिमोट एक्सेस सर्विस आर आईपी सर्विसेज, राउटिंग पार्ट एंड ऑल। तो अगर हम लोग सिंपल राउटिंग को एक्सप्लेन करें, सो राउटिंग इज अ प्रोसेस टू रूट द पैकेट्स, रूट द पैकेट्स बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन। राउटिंग का मतलब क्या होता है कि आप सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में अपने पैकेट्स को क्या कर पा रहे हो, रूट करा पा रहे हो। लाइक यू कैन एक्सेस डेटा फ्रॉम गूगल, यू कैन एक्सेस डेटा फ्रॉम गूगल with your laptop with the help of ISP or internet service provider, or there are many ISP or internet service provider for WAN communication। तो ये गूगल को एक्सेस करने के लिए आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं आईएसपी की हेल्प हेल्प ले रहे हो कनेक्टिविटी के लिए, एंड डेटा पैकेट ट्रांसफर करने के लिए यू आर यूजिंग राउटिंग प्रोटोकॉल्स। देयर आर मेनी राउटिंग प्रोटोकॉल्स विच अलाउ योर पैकेट to route from your network to other network. Okay, so process to decide best route in between source and destination is a part of routing matrix। दोनों के बीच में जो बेस्ट रूट डिजाइन होता है, 110%। आप देखो कि आप अपने घर से जब कहीं किसी दूसरे लोकेशन के लिए जाते हो, तो अगर वहां पर 3 रास्ते हैं तो आपको डिसाइड करना होता है कि भाई इधर बेस्ट है इधर बेस्ट है। आप हमेशा बेस्ट रूट सेलेक्ट करते हो किसी भी डेस्टिनेशन को कवर करने के लिए, किसी जर्नी के लिए। एम आई राइट? सभी लोग चाहते हो ना कि हम बेस्ट रूट से जाएंगे तो हम सेफ रहेंगे और सारी चीजें रहेंगे, या फिर ऑफिस जाना है तो जंगल के रास्ते पैदल निकल दिए, ऐसा तो नहीं करते ना, एक प्रॉपर रूट आप सेलेक्ट करते हो, है कि नहीं? तो राउटर कैसे डिसाइड करता है, हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस कैसे डिसाइड करते हैं कि बाहर किसी नेटवर्क से पिंग करना है, रूट करना है, या ऐसा कुछ करना है, तो बेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल या बेस्ट रूट कौन सा हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट पर तो हजारों नेटवर्क डिवाइसेस हैं, राउटर्स हैं, ये सब हैं। तो जो भी हमारा राउटर है हमारे नेटवर्क का, वो डिसाइड करता है विद द हेल्प ऑफ राउटिंग मैट्रिक्स। सो राउटिंग मैट्रिक्स आर कंपोनेंट्स which decide best route। There are many components like hop count, it is a part of, or it is a number of routers, like reliability, path reliability, like speed मैटर करता है कि हमारा बेस्ट रूट किधर से बनेगा, लोड, डिले टाइम, बैंडविड्थ, ओके, एंड मेनी अदर राउटिंग मैट्रिक्स। बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स यहाँ पर आपके आ जाते हैं।
होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को कि दीज आर द कंपोनेंट्स। ये सब आप जब सिस्को वगैरह की ट्रेनिंग, सीसीएनए और ये सब जाएंगे तो ये सब पार्ट बाय पार्ट आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाता है। ये कई घंटे का कोर्स है, 2 4 10 20 मिनट, 2 4 4 घंटे 10 घंटे में भी कवर नहीं होगा। ये मोर देन 10 or 20 आवर्स का सेशन जाएगा। तो ये सभी कंपोनेंट्स हमारे बेस्ड रूट में हेल्प करते हैं। अब अगर मुझे अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट लेकर जाना है तो या तो मैं राउटिंग इस्तेमाल करूं, और राउटिंग के थ्रू हम लोग देखें तो दो तरीके की राउटिंग होती है। वन इज स्टैटिक। पहले तो हम लोग ये देख लें इंटरनल, इंटरनल राउटिंग। अनदर वन इज, हेलो, एक्सटर्नल सर। एक्सटर्नल। अगर इंटरनल राउटिंग की हम लोग बात करें तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हमारे नेटवर्क हैं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क्स या राउटर्स आर डिवाइसेस वर्क कर रहे होंगे। जैसे आपकी ब्रांच ए लोकेशन पर है, एक और ब्रांच बी लोकेशन पर है, एक और ब्रांच सी लोकेशन पर है, एक और ब्रांच डी लोकेशन पर है, और इन सभी को आपने कनेक्ट कर रखा है। सो यू कैन यूज इंटरनल राउटिंग, ओके। And external routing, if you want to connect your internal routing or internal network with public network, you can use external routing protocol. So external routing protocol is a part of BGP, Border Gateway Routing Protocol, which is IBGP, BGP. There are many different types of BGP component. So this is the internet model. If you want to connect your network with public network or internet, then you can use BGP, because BGP provide or connect different autonomous system number. ओके, तो ये क्या करता है, अलग अलग नंबर्स या अलग अलग नेटवर्क को कम्युनिकेट कराता है। रेस्ट अगर हम लोग इंटरनल राउटिंग की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के इंटरनल राउटिंग कर सकते हो। यू कैन यूज स्टैटिक, लाइक यू कैन यूज RIP, यू कैन यूज RIP वर्जन 2। नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एज अ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर शायद ही आपसे कोई पूछेगा, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन या इसका बहुत डीप डाइव नहीं कोई पूछेगा। बस ये पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल इन स्टैटिक और इंटरनल और वॉट एवर। तो वो मैं डिफरेंस क्लियर कर दे रहा हूँ। तो स्टैटिक हो गया, रिप हो गया, रिप वर्जन 2 हो गया, EIGRP हो गया, दीज आर द इंटरनल राउटिंग प्रोटोकॉल विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी राउटिंग प्रोटोकॉल्स Okay. हेल्प करती हैं डेटा पैकेट को रूट करने में या डिफरेंट नेटवर्क को रूट करने में। यहाँ पर OSPF भी आप ले सकते हो, OSPF वर्जन 3 भी ले सकते हो, है ना। सो दीज आर द इंटरनल राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो ये सभी फैक्टर्स हमारे राउटर को या हमारे नेटवर्क को हेल्प करते हैं एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट को लेकर जाने में। बट देयर आर मेनी अदर राउटिंग प्रोसेस विच इज नेट। एंड नेट क्या करता है, प्राइवेट IP ट्रांसलेट इनटू पब्लिक एंड पब्लिक इनटू प्राइवेट। क्लियर हुआ आप लोगों को। और VPN क्या करता है, VPN इस्टेब्लिश remote connection between source and destination. Like if you want to connect your server from outside of country, if you are in India or your server is in India, and you are in USA, and if you want to access your server with private network, so you can use VPN based technology. VPN allow you to access your server. Okay. Sir, it's like connecting on premises and cloud. Yes, yes. VPN is work as a like क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एक क्लाउड या उस पर लेकर जाएगा, ऐसा कुछ है। बट VPN जस्ट क्या करता है, आपके प्राइवेट, VPN क्या करता है, प्राइवेट
private address or private network or private connection with public connection, इसके साथ ये क्या करता है, इस्टेब्लिश करा देता है। अब ये क्लाउड नहीं बोलेंगे, बट हम लोग ये बोल सकते हैं कि वीपीएन यूज और वीपीएन टेक हेल्प्स फ्रॉम आईएसपी। वीपीएन क्या करता है, सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लेता है। नहीं तो यूएसए से इंडिया आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे? यूएसए का सर्विस प्रोवाइडर और इंडिया का सर्विस प्रोवाइडर, ये दोनों तो वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली कनेक्ट होंगे ना एक दूसरे से। तो वीपीएन जस्ट एक टेक्नोलॉजी है ना, जो कि आपको क्या कर दे रहा है, डायरेक्टली यहाँ पर लॉग इन करा दे रहा है और एक अनोनिमिटी को मेंटेन करता है। अभी हम लोग इसके बारे में डीप डाइव जाएंगे, क्लियर है? मैं रिमोट सर्विस की बात कर रहा था, तो वीपीएन भी एक रिमोट सर्विस है, नेट भी है, और राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी हमारे पास आ जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले वीपीएन डिस्कस कर लेते हैं, देन नेट, देन इन्हीं में हमारा राउटिंग भी हो जाता है। चलें आगे, कोई क्वेरी क्वेश्चंस? हेलो। ओके, तो पहला पॉइंट हम लोग इधर ले लेंगे, जो कि हम लोग यहाँ पर वीपीएन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी तक वीपीएन के बारे में आप लोग क्या जानते हो या क्या समझते हो? किसी ने सर्वर पर वीपीएन सेटअप किया है? देखो, यू कैन सेटअप वीपीएन फॉर ऑन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप। यू कैन सेटअप वीपीएन ऑन फायरवॉल, एनी फायरवॉल, किसी भी फायरवॉल पर आप इसको सेटअप कर सकते हो। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप कर सकते हो, एंड अदर कोर डिवाइसेस। हर जगह आप वीपीएन जैसा कनेक्शन सेटअप कर सकते हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस। क्लियर है? वीपीएन है क्या फिर? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कि इसका पॉइंट नोट कर लेना। मुझे लग रहा है कि इधर की नॉलेज आप लोगों की थोड़ी सी वीक है, या फिर मतलब इसको समझना पड़ेगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेटवर्किंग, ओके? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना नेटवर्किंग स्ट्रांग होगा इन सब टॉपिक को, उतना जल्दी आप कवर करोगे। सो वर्चुअल, इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वैसे आपने जब सिक्योरिटी एथिकल टाइप के कॉन्सेप्ट या साइबर वर्ल्ड या ऐसा कुछ, एनोनिमिटी, हैकर, ये सब वर्ड सुना होगा, तो उसी के कॉन्सेप्ट में वीपीएन जैसा वर्ड सुना होगा कि वीपीएन हैकर इस्तेमाल करता है या फिर कोई भी पर्सन इस्तेमाल करता है, ताकि वो एनोनिमिटी को मेंटेन कर पाए या इंटरनेट पर अपनी आइडेंटिटी को क्या कर पाए, हाइड कर पाए। ओके, बट एज अ एक हेल्दी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग देखें, तो वीपीएन और नेटवर्क एडमिन कॉन्फ़िगर वीपीएन टू कनेक्ट विथ प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम पब्लिक नेटवर्क। ओके, इसमें क्या करता है, एडमिन कनेक्ट प्राइवेट नेटवर्क टू पब्लिक एंड पब्लिक टू प्राइवेट। ओके, देर आर मेनी टनल्स VPN supports there tunnels. Okay, there are many tunnels in VPN technology. टनल मीन्स क्या होता है, एक तरीके का, एक ऐसा गो बोल सकते हैं कि अनोनिमस वे या पाथ, एक ऐसा मतलब अज्ञात रास्ता क्रिएट कर देगा जो सर्विस प्रोवाइडर को भी नहीं पता चलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए, आपने देखा होगा कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया लोकेशन से अगर आप थे,
और जब पबजी वगैरह का ऐसा या मल्टीपल गेम या बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन को बैन किया गया था, तो इंडिया के सभी आईएसपी लेवल पर बैन कर दिया गया था, है ना? याद है किसी को? हाँ सर, आप, चाइनीज एप्लीकेशन भी हाँ, बैन कर दिए। चाइनीज एप्लीकेशन बैन हुए थे। टोरेंट की हम लोग बात करें, इंडिया में बैन है। क्या टोरेंट एक्सेस कर सकते हो आप? नहीं नहीं। अगर मैं अपने सर्वर या अपने सिस्टम पर लिखूं utorrent.com समथिंग ऐसे करके, बिट टोरेंट है, बहुत सारी टोरेंट की बहुत सारी वेबसाइट है। तो ये एक ऐसा वेबसाइट है जो बाहर के देशों में मल्टीपल जगहों पर एक्सेस होता है। यहाँ पर आप कोई भी कंटेंट एक तरीके से एक्सेस कर सकते हो। मूवी रिलीज नहीं हुई कि यहाँ पर लीक हो जाता है ना, अवेलेबल हो जाता है। सॉफ्टवेयर के क्रैक्स वर्जन मिल जाते हैं। मतलब इलीगल लीगल देखो, चीजें तो बनाई गई लीगल तरीके से, बट उसको या इसके फीचर को देखते हुए लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक ब्लैक मार्केट स्टार्ट करना, या आईटी सेक्टर को लेकर या आईटी टेक्नोलॉजी को लेकर ब्लैक मार्केटिंग करना स्टार्ट किया। क्रैक सॉफ्टवेयर्स देने लगे लोगों के, ट्यूटोरियल्स यहाँ पर अपलोड किए जाने लगे, फ्री कोर्सेस डालने लगे सब, किसी का पेड कोर्स यहाँ पर फ्री बना दिया गया। ऐसे मल्टीपल सब चीजें आपको देखने को मिल जाती है। बट वे एक स्मार्ट प्रोग्रामर, हैकर या ऐसे पर्सन हो सकते हैं। अगर ये यहाँ से कोई भी डेटा लेते हो तो मे बी ये सेफ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर आपने ऐसा डेटा उठाया जो इलीगल है, मे बी वो किसी प्रोग्रामर द्वारा डिकोड इनकोड करके रखा गया हो वहां पर, और जब आप उसको अपने कंप्यूटर पर एक्सेस करो तो वो क्या हो जाए, आपके सिस्टम को, आपके डेटा को हैक करवा दे। तो ये वेबसाइट अगर आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो ये बैन मिलेगा। आप यहाँ से देखो, ये डाउनलोड करने के लिए बता रहा है। और अगर मैं यहाँ पर मुझे टोरेंट का नाम भी, बहुत पहले हम लोग 2012-13 तक इसकी सर्विस एक्सेसिबल थी। 2012 में देखेंगे तो आराम से वीपीएन चलता था। तो सॉरी, ये चलता था लाइक टोरेंट वगैरह, टोरेंट जेड, ये एक वेबसाइट है। टोरेंट क्या है, एक सर्च इंजन और ऐसा कुछ है। इसको अगर मैं एक्सेस करूं तो ये एक्सेस नहीं होगा। ऐसे मल्टीपल्स आप हैं, टोरेंट जेड करके यहाँ पर है, इसको भी एक्सेस करो। ये तो ये देखो, कुछ इस तरीके से ये दिखा रहा है कि आप यहाँ पर डेटा एक्सेस करोगे बट वो एक्सेस नहीं होगा। ये सब चीजें बैन है। वही अगर आउटसाइड ऑफ कंट्रीज आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्सेस है। तो मैं यहाँ पर जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग द थिंग्स फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली, ओके। बॉलीवुड मूवीज मैंने यहाँ पर लिखा, अब यहाँ पर इस तरीके से काम करा, बट यू कान डाउनलोड और डू एनीथिंग विद दीज ऑल थिंग्स, ओके। किसी भी तरीके से आप यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो उस प्रोसेस में खुलता ही नहीं है जैसे वीपीएन पर खुलना चाहिए। ये जस्ट एक सर्च इंजन की तरह यहाँ पर काम करता है। आप देखो, ऐसा कुछ अलग वेबसाइट पर लेकर आ गया और यहाँ से कुछ इस तरीके से चीजें ओपन हो रही हैं। तो बता रहे हैं कि बॉलीवुड मूवी के कुछ ऐसे वो हैं, वट एवर। तो चीजें बैन कर दी गई हैं। मेरे कहने का मतलब, आपने जब इंडिया में बहुत सारे एप्लीकेशन बैन हुए थे, उसी में पबजी जैसा था। और इंडियन जितने भी यूजर थे पबजी पर अपना गेम खेल रहे थे, वो सारी चीजें, पबजी मान लिया कि वो मुझे नहीं पता किस कंट्री का है, मान लिया कि वो एक्स कंट्री का है, और आप यहाँ से इसको एक्सेस करते थे। पहले आईएसपी अलाउ किया था, बट जहाँ आईएसपी ने बैन किया, तो आईएसपी के नेटवर्क में जब आप ऐसा डेटा या सर्वर एक्सेस करना चाहते हो जो यहाँ से बैन किया गया है, ब्लॉक है, तो आप यहीं से रिक्वेस्ट यहीं तक भेज पाओगे, और आपका सर्विस प्रोवाइडर आपकी रिक्वेस्ट को ब्लॉक रिजेक्ट कर देगा, कहेगा कि यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस टाइप ऑफ सर्वर, क्योंकि ये बैन है। जब यहाँ पर बैन है तो आपने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया, एक वीपीएन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया टू मेंटेन एनोनिमिटी ऑन इंटरनेट। तो आपने जैसे ही वीपीएन इस्तेमाल किया, बाहर के किसी देश का वीपीएन, मान लिया कि आपने यूएसए का एक वीपीएन इस्तेमाल कर लिया, सिंगापुर, कनाडा, वट कोई ऐसा वीपीएन इस्तेमाल किया, उसका सर्वर इस्तेमाल किया, और उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में कहीं पर भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया और वीपीएन को कनेक्ट कर दिया, तो आपका मोबाइल या आपका डिवाइस आपके आईएसपी के इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करके एक टनल क्रिएट कर लिया, कहाँ से, इस पर्टिकुलर सर्वर के साथ,
एक टनल क्रिएट किया, और वो टनल क्या होगा, ये यहाँ के सर्वर का इस्तेमाल करके इसने डायरेक्टली एक और टनल, मतलब सॉरी, एक अलग टनल क्रिएट किया होगा, वीपीएन टनल, अपने इधर के साथ या फिर यहाँ के साथ। तो ये सब कुछ टनल बेस्ड नेटवर्क पर काम करना स्टार्ट कर देगा, और ये प्राइवेट होता है। तो वीपीएन द्वारा जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो अदर यूजर या अनऑथराइज या किसी भी इंट्रूडर द्वारा वो एक्सेस नहीं किया जा सकता, या ऐसे पर्सन द्वारा जो अलाउड नहीं है वो एक्सेस नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, मॉनिटर नहीं कर सकता, क्योंकि ये एनोनिमस हो जाता है। इनक्रिप्टेड डेटा यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर देर आर मेनी वीपीएन टनल्स। यहाँ पर वीपीएन टनल की अगर हम लोग बात करें तो L2F है, लेयर 2 फॉरवर्डिंग होता है। पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल है। L2TP है, लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल। SSTP है। IKEV2, GRE. There are many routing are VPN tunnels in VPN टेक्नोलॉजी। तो ये सब क्या करते हैं, आपके एनोनिमिटी को मेंटेन करते हैं, और यहाँ के लोकेशन पर तो वो एक्सेस है ही, और फिर वहां से आप एक्सेस कर लेते हो। तो कोई भी इंटरनेट पर जो चीज आपके लोकेशन पर बैन है या कोई भी ऐसा है, तो आप वीपीएन जैसी सर्विस का इस्तेमाल करके उसको एक्सेस कर सकते हो। ये एक इलीगल प्रोसेस होता है कि जो चीज मना किया गया है वो चीज आप कर रहे हो, बट लीगल तरीके से इसका इस्तेमाल कैसे होते हैं या कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपका सर्वर इंडिया में है और आप यूएसए चले गए, और आपको सर्वर को एक्सेस करना है, बट यहाँ पर जो भी इंटरनेट कनेक्शन है आपको ट्रस्ट नहीं है, या फिर आपको लगता है कि यार मैं सेफ जोन से अपने सर्वर को कैसे एक्सेस करूं। सो यू कैन यूज वीपीएन टेक्नोलॉजी टू एक्सेस योर सर्वर प्राइवेट, थ्रू प्राइवेट कनेक्शन और वीपीएन टनल। तो आईएसपी की हेल्प तो यहाँ से आप लोगे, इसकी आईएसपी की हेल्प लोगे ही लोगे, बट आप अपने सर्वर को एक्सेस कर सकते हो, और प्राइवेट कनेक्शन होगा और बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो एक सिक्योर कनेक्शन या टनल क्रिएट कर सकते हो अपने सर्वर को एक्सेस करने के लिए, है ना। आप जब लॉकडाउन वगैरह में सभी लोगों को घर पर बिठाया गया था, और जो लोग सर्वर या किसी ऑफिस के सर्वर डेटा सेंटर को एक्सेस कर रहे होंगे प्राइवेट लेवल पर, तो उनको वीपीएन एप्लीकेशन के थ्रू उसको एक्सेस करवाया गया होगा। ऐसा था। हेलो। नहीं सर, ऐसा नहीं था। फायरवॉल में वीपीएन। हाँ, कहीं पर भी हो, वीपीएन फायरवॉल में हो या कहीं पर भी हो, राइट। साइड टू साइड वीपीएन हो, है ना, या कोई भी वीपीएन हो, आपको वीपीएन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पब्लिक नेटवर्क से अपने प्राइवेट कनेक्शन को एक्सेस करवाया जाता है, ताकि सिक्योर रहे, हैक ना हो, या कोई मेलवेयर अटैक ना हो, राइट। चलें हाँ आगे। सर। तो अगर हम लोग यहाँ पर वीपीएन सेटअप की बात करें या वीपीएन कनेक्शन की, तो एक लंबा चैप्टर है। आगे का चैप्टर हम लोग कल कवर करेंगे, लाइक हाउ टू सेटअप वीपीएन एंड ऑल, वीपीएन नेट, और ये सारी चीज़ें देखेंगे, राउटिंग का कॉन्सेप्ट उसके अंदर ऐड करके। डाउट सेशन रखते हैं, किसी को कुछ क्वेरी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।